वेलकम वंस अगेन। मैं हूं उमेश शर्मा और सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है, सभी बच्चे पूरे जोर लगाकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए मैं अपने अनुभव के साथ में आप लोगों के लिए फिजिक्स का फ्री कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं, जिसमें हम पूरे क्लास 11th क्लास 12th के कोर्स को कवर करेंगे और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करेंगे। नीट और जेईई के न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ शुरुआत करते हैं इस सत्र में फ्री फिजिक्स कोर्स का, जिसमें हम शुरू करेंगे आज बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स चैप्टर 0 से। और ये सारे वीडियोस आपको हमारे ऐप पे फ्री एक्सेस अवेलेबल है, तो आप जाकर हमारे ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं और सारे वीडियोस को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th के बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बेसिकली इसमें हम मैथमेटिक्स के वो कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने 10th तक पढ़ी हुई है और उसको कैसे हमको अप्लाई करना है। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला तो साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दूसरी चीज है बेसिक्स ऑफ पावर्स एंड इंडाइसेस, लॉगरिथम के बेसिक्स। ग्राफ्स में कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा फोकस होगा स्लोप पर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, बेसिक फार्मूलेस को, और 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा के कन्वर्शन को। उसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स देखेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, और बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स को यूज करेंगे। इसका इस्तेमाल हम फिजिक्स में बहुत जगहों पे करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे साइंटिफिक नोटेशंस, जिसको कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज कहां पे होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स हम लोग बिग नंबर्स, जहां पर बहुत सारे डिजिट्स होते हैं, वहां पर यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको स्पीड ऑफ लाइट लिखना है तो 3 लाख किलोमीटर, 3 के बाद में 1 2 3 4 5 जीरोस यूज करने पड़ेंगे। तो इतना बड़ा नंबर लिखने की जगह हम इसको सीधा 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड लिख देंगे। अगर इसी को हम मीटर्स में लिखना चाहें तो और बड़ा हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब 3 के बाद 8 जीरोस, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम इसको छोटा करके लिखते हैं। इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिजिक्स में हम सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर करते हैं, जिससे कि हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। एक दो एग्जांपल्स आपको और लेकर मैं समझा देता हूं। सपोज हमको एक नंबर दिया है 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 2.345678 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6। हम इसको और छोटा करके लिख सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये हमारा कवर होगा चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट में, जिसमें हम इसको और कैसे छोटा करके लिखा जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर दिया है 0.000234, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 2.34 पहला डिजिट जो होता है, उसके बाद हमको डेसिमल रखना है, और यदि हम इंटू 10 के पावर में डेसिमल को राइट हैंड साइड खिसका रहे हैं 1 2 3 4 प्लेस, तो -4 आएगा। और यदि डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड खिसका रहे हैं, जैसे यहां पर इसको हम 0.0 मान सकते हैं, तो डेसिमल को हमने 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस तक खिसकाया है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो पावर में पॉजिटिव रहेगा, और यदि राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो पावर में नेगेटिव होगा। इसका एप्लीकेशन कहां पे होता है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं हम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इसको हम पॉइंट के बाद में 31 जीरोस और उसके बाद 91 लिखना बहुत टाइम टेकिंग भी होता है और कंफ्यूजिंग भी होता है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन, जिसको कि साइंटिफिक नोटेशन भी कहा जाता है। स्पीड ऑफ लाइट का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से एवोगाड्रो नंबर होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स और पार्टिकल्स इन 1 मोल, जिसके एवोगाड्रो नंबर। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े नंबर्स आते हैं उसको हम छोटा करके लिखते हैं यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत ही बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लॉ ऑफ इंडाइसेस
या फिर लॉ ऑफ पावर्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमको एक वैल्यू दी हुई है 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2। यहां पर ये जो 2 लिखा हुआ है इसको कहा जाता है इंडेक्स या फिर पावर, और एक्सपोनेंट वर्ड भी यूज किया जाता है कहीं कहीं पे। तो इसके लिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम कौन कौन से लॉस यूज करते हैं? तो बेसिकली हम इंडाइसेस में 3 लॉस यूज करते हैं। पहला लॉ होता है यदि हमारे पास a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दिया हुआ है, दैट इज बेस इज सेम। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है सिंपली a का पावर m प्लस n। अगर बेस सेम होगा तो सीधे सीधे पावर्स ऐड हो जाते हैं, 2 का पावर 3 प्लस 4। इसको समझना बहुत आसान है। यदि हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 का पावर 4 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 आ गया हमारा 7 टाइम्स, तो डायरेक्टली हम इसको 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। ये है हमारा पहला फॉर्मूला इन इंडाइसेस। दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाता है? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। सपोज हमको दिया है 3 का पावर 4 और नीचे दिया है 3 का पावर 6, तो इस केस में क्या करेंगे, सिंपली हम a का पावर m माइनस n कर देते हैं। यहां पर हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3 का पावर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। कैसे आएगा? सेम तरीके से हम इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं। 3 का पावर 4 का मतलब होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 के पावर 6 का मतलब होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर ये जो 4 3s हैं वो कट जाएंगे, ये सिंपली आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर, जिसको हम 3 का पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जगह हम सीधे ये वाला लॉ ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला होता है इंडाइसेस में a का पावर m का पावर n, जिसको हम लिखते हैं a का पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको 2 का पावर 3 का पावर 2 दिया हुआ है, तो इस केस में इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको एक सिंगल क्वांटिटी मानूं तो इसका मतलब होगा 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 यहां पर 2 है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा सीधा 2 का पावर 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3, तो 3 बार लिखेंगे तो 2 का पावर 6 हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था। इसमें हम क्या करते हैं, 3 लॉस का इस्तेमाल करते हैं पावर्स, इंडाइसेस या एक्सपोनेंट्स में, जिसमें पहला फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा a का पावर m अपॉन a का पावर n विच इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। और तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा a का पावर m टू द पावर n विच इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। इन 3 फॉर्मूलेस के बेसिस पे हम पावर्स वाले कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा लॉगरिथम्स का। लॉगरिथम्स के बेसिक्स को समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे लॉगरिथम का डेफिनेशन, कि लॉग को डिफाइन कैसे किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडाइसेस। अगर मान लीजिए आपका a का पावर x को मैं y लिखता हूं, तो लॉगरिथम इज डिफाइंड एज लॉग, राइट हैंड साइड की चीज लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड का जो है वैल्यू, ये वाला वैल्यू ये राइट हैंड साइड आ जाएगा, और जो बेस होता है, इसको जो बेस कहते हैं, वो अपनी जगह पर रहेगा। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यदि 2 का बेस है, इसके ऊपर पावर है 3, तो इसकी वैल्यू आती है 8। तो यदि मैं लॉग निकालूं 8 का, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आएगा, बेस आएगा 2 और जो पावर है वो आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो लॉग ऑफ 8 विद बेस 2 विल बी इक्वल टू 3। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम कहा जाता है। इसको अगर आप लोग समझ के दिमाग में रखेंगे तो आगे चल के आपको बहुत सारी जगहों पे इसका यूज मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली लॉग समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखना है, तो अगर लॉग में लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा लॉग ऑफ 25 विद बेस 5 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से लॉगरिथम को सॉल्व किया जाता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम का। लॉगरिथम का और इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? तो लॉगरिथम का इस्तेमाल कहां कहां पे किया जाता है? जहां पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर्स में। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट में क्लास 10th में लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। अगर नहीं किया है तो हम एक बार और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब लॉग निकाला कैसे जाता है?
तो लॉग निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ता है लॉग टेबल। आपकी बुक्स के पीछे में लॉगरिदम का टेबल और एंटी लॉग का टेबल रहता है। लॉग का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है एंटी लॉग। तो अभी हम सिर्फ लॉग को समझते हैं। मान लीजिए हमको कोई एक वैल्यू दिया हुआ है लॉग ऑफ 2, 3, 4, 5। मेरे पास फिलहाल तो अभी लॉग टेबल उपलब्ध नहीं है, मैं नेट से लॉग टेबल निकाल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी नंबर का लॉगरिदम निकालना है तो हम बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन हर जगह पे होता है। जैसे अगर हमको लॉग को समझना है तो पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस को समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम लॉगरिदम को समझ पाएंगे। तो यहां पर लॉग ऑफ 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? जो भी नंबर दिया है सबसे पहले हम इसको लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पहले प्लेस के बाद में, पहले डिजिट के बाद में डेसिमल। 2.345 इंटू मैंने डेसिमल को 3 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड खिसकाया है, तो ये हो जाएगा पावर +3। अब जो हमको नंबर दिया हुआ था उसके हमको 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक तो 10 के पावर में दिख रहा है और एक हमको दिख रहा है ये वाला वैल्यू। तो 10 के पावर, जो पावर होता है उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग। लॉगरिदम जो होता है, लॉग ऑफ एनी वैल्यू 2 हिस्सों में होता है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, जो कि होता है पावर ऑफ 10, जो भी हो प्लस में या माइनस में, और प्लस दूसरे हिस्से को कहा जाता है मैंटिसा। मैंटिसा निकलता है हमारा लॉग टेबल से। तो यहां पर हमको नंबर क्या दिया है? 2, 3, 4, 5। जब हम लॉग टेबल यूज करेंगे तो हमको ये डेसिमल से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ डिजिट्स को लेना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? पहले 2 डिजिट को लेंगे। लॉग टेबल यूज करते हैं। लॉग टेबल को यूज करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको यहां पर एक लॉगरिथमिक टेबल दिख रहा है। यहां पर हमारे पास जो नंबर था दैट वाज 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, यहां पर 23 के आगे आएगा 4। यहां पर आपको टेबल में दिख रहा होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमको किस में आना है? 23 में आना है। 23 के 4 पे जाना है। 23 का 4 हमारा होगा यहां पर 3692 दिया हुआ है वैल्यू। तो 23 का जो 4th वैल्यू है, 23 वाले कॉलम में सामने में जो 4 वाली वैल्यू आएगी वो हमको दिया हुआ था इस टेबल को देखते हैं। तो 23 के 4th वैल्यू में था 3692 और इसके बाद एक और डिजिट था, तो उस डिजिट को हम देखेंगे मीन डिफरेंस में। हमारा चौथा डिजिट था 5। तो 23 का 4 3692 और मीन डिफरेंस 5। मीन डिफरेंस 5 है यहां पे 9। 3692 और 5। तो जब हम लॉग टेबल पे गए तो हमारे लॉग टेबल में 23 का 4th वैल्यू था 3692 और ये 5 जो मीन डिफरेंस था उसके लिए जो वैल्यू था वो था 9। एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। हमको जो भी नंबर दिया होगा पहले 2 डिजिट्स लेंगे, उसके सामने हम जो तीसरी डिजिट है उस पे जाएंगे और उसके बाद जो चौथी डिजिट है उसके लिए मीन डिफरेंस यूज करेंगे। मीन डिफरेंस को हम ऐड कर देते हैं। तो अगर ये वैल्यूज है तो हमारी वैल्यू आ गई 3। एक बार ऐड कर लेते हैं। 9 2 11, बैलेंस आया 1, 9 1 10, 7 3। तो यहां पर 2 3 4 5 के लिए हमारे पास वैल्यू आई 3701। अब इसको डेसिमल के बाद में एज इट इज लिख देना है 3701। तो लॉग ऑफ 2 3 4 5 की वैल्यू आएगी 3.3701। एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमको निकालना है लॉग ऑफ 0.002345। सेम कॉन्सेप्ट मैंने लिया हुआ है क्योंकि मेरे पास वैल्यू थी 23 की 4th वैल्यू 3692 थी और 5 मीन डिफरेंस की जो वैल्यू थी वो 9 दी हुई थी। तो +9 ये हो जाएगा आपका 3701।
लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ, डेसिमल को हम 1 2 3 पहले डिजिट के बाद में डेसिमल को रखना है, 3 प्लेस किसका है 2.345 इंटू 10 का पावर हो गया हमारा -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 का जो पावर है उसको कैरेक्टरिस्टिक को लिखेंगे, तो -3, इसको इस तरीके से 3 बार भी लिखा जाता है। 0.23 की फोर्थ वैल्यू और मीन डिफरेंस 5 को ऐड करने पर हमको वैल्यू मिलेगी 3701। 3701 इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है -3 प्लस 0.3701, जिसको सॉल्व करने पर हमारी एक नेगेटिव में वैल्यू आएगी। 0.000 लगाएंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू हो गई 10 - 1 इज 9, 9 - 0 इज 9, अगेन 10 - 7 इज 3। कुछ गड़बड़ किया मैंने, एक बार फिर से करते हैं। 3.0000 4 डिजिट 0.3701, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 में से 9 गया तो 9 बचा, 10 में से 7 गया तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा। अब यहाँ पर 9 में से 3 गया तो 2 बचा, और यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर से हमने एक कैरी करके यहाँ पर ले लिया था, तो ये हो गया 2। तो इसकी वैल्यू आएगी -2.2299। इस तरीके से वैल्यू आएगी। आई होप आपको लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको जो भी नंबर दिया होगा सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले डिजिट के बाद में डेसिमल लगा के 10 के पावर के फॉर्म में लिखना है। 10 का जो भी पावर आता है इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, और प्लस इसके बाद जो नंबर दिया हुआ है उसमें हमको डेसिमल से मतलब नहीं, जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं जैसे 2 3 4 5 1 2 3 4, तो इस प्रकार से पहले 2 डिजिट लिया जाता है, उसके सामने कॉलम में थर्ड कॉलम में जो वैल्यू आती है उसको लिखते हैं, सपोज ABCD है, और प्लस उसके बाद जो चौथा डिजिट है उसको देखा जाता है मीन डिफरेंस के कॉलम में, जिसको कि ऐड कर दिया जाता है। जो वैल्यू आती है उसको जस्ट डेसिमल के बाद में लिख दिया जाता है, पॉइंट XYZ P। तो ये आपका लॉगरिथमिक वैल्यू बन जाती है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लॉग। आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम हमारा कई जगहों पे यूज होगा, फिजिक्स में कुछ जगहों पे अप्लाई होगा, लेकिन केमिस्ट्री में भी कुछ जगहों पे अप्लाई होगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लें। हम इसके सेकंड वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे, जिसकी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे और कुछ डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल पे आपको PDF नोट्स भी उपलब्ध है, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा पैकेज एक जगह पे मिल जाएगा, विच इज कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। वंस अगेन, मैं हूं उमेश शर्मा। मैं काफी सालों से, ये मेरा 27वां सत्र है पढ़ाते हुए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर द सेकेंडरी क्लासेस। टाइम की कमी की वजह से मैं ऑनलाइन में सिर्फ फिलहाल अभी 11th और 12th की फिजिक्स लेकर आ रहा हूं। धीरे से साथ में ही मैं आप लोगों के लिए 11th और 12th की मैथमेटिक्स भी लेकर आऊंगा, जिसको पढ़ाते हुए मुझे 27 साल हो चुके हैं और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। बात यह है कि फिजिकल कॉन्सेप्ट्स का जो यूज है या एप्लीकेशन है बहुत वास्ट है। 2 फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बना के आप तीसरा क्वेश्चन बना सकते हो, 3 फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को मिलाकर थोड़ा सा और एक अलग क्वेश्चन बना सकते हो। तो होता क्या है, फिजिक्स में आपको सिमिलर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस का बेसिक सेम होता है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ के दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जिसको कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाता जाऊंगा हर एक टॉपिक के बाद में। तो चलिए, लॉगरिथम का बेसिक हो गया। तो लॉग की जो भी वैल्यू आती है, लॉग ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक विच इज पावर ऑफ 10 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद प्लस मेंटिसा। मेंटिसा जो है आपका लॉग टेबल से निकलता है, और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है पावर ऑफ 10 जो होता है उसको कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज होती हैं लॉगरिथम में जो हम यूजुअली यूज करते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n। यहां पर बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी बेस हो ये ट्रू रहेगा। A B C जनरली हम लॉग को 2 बेसिस में देखते हैं। एक तो होता है एक्सपोनेंशियल बेस, जिसको कि ई बेस से डिनोट किया जाता है, ऐसा लिखा जाता है log e बेस x, और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है नेचुरल बेस, जो कि होता है 10 बेस। तो इसको लिखा जाता है log 10 बेस x। आपको बुक के पीछे में जो log दिया होता है वो नेचुरल बेस का दिया होता है।
पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n होता है। तीसरा फॉर्मूला log ऑफ m का पावर n कैन बी रिटर्न एज n इंटू log m। इसके एप्लीकेशंस हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे, जहां पे हम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स। एक दो एग्जांपल लेकर हम देख सकते हैं। जैसे पहले वाला है उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर हम ले सकते हैं इसके लिए एग्जांपल। फर्स्ट के लिए अगर आपको दिया है log a बेस 2 प्लस log a बेस 3, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं log ऑफ a बेस 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू log 6। इसी तरीके से जो डिवीजन वाला है, अगर इसमें log ऑफ a बेस x माइनस log ऑफ, नंबर डाल के ही कर लेते हैं, log ऑफ a बेस 10 माइनस log ऑफ a बेस 5 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं log ऑफ a बेस 10 बाय 5 विच इज इक्वल टू log ऑफ 10 बेस 2। इसी तरीके से ये वाला जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको दिया हुआ है थर्ड एग्जांपल log a बेस 3 का स्क्वायर, तो उसको सिंपली लिखा जा सकता है 2 इंटू log ऑफ a बेस 3। ये तीन प्रॉपर्टीज हम जनरली यूज करते हैं। अगर कोई और प्रॉपर्टी यूज होती है आगे चल के, तो उसको हम उसके साथ में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी। इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, आपको सारे ग्राफ्स बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्वाड्रेटिक के ग्राफ, साइन फंक्शन के ग्राफ, कॉस फंक्शन के ग्राफ। तो मैं आपको कुछ बेसिक ग्राफ्स और उसमें से हम एनालिसिस करके कौन कौन से इंटरप्रिटेशन लेते हैं, उन इंटरप्रिटेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो होता है उसके तीन फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसको कि कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अलावा जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको जनरल फॉर्म कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, इसको स्लोप फॉर्म कहा जाता है। सॉरी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जिसको कि कहा जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरली हम ये तीन इक्वेशंस यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तीनों इक्वेशंस को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमेशा हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अभी अगर हम देखें तो इसमें ये जो y है इसको कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x है इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस कॉन्सेप्ट को और इनके कॉन्सेप्ट्स को भी मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा जब हम कैलकुलस के कॉन्सेप्ट में जाएंगे, क्योंकि कैलकुलस को समझने के लिए हमको लिमिट, कंटिन्यूटी और वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को समझना जरूरी है। इसी तरीके से हमारे पास दो तरह के कांस्टेंट्स भी होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे कैलकुलस वाले वीडियो में। तो अभी हम लोग फिलहाल समझ लेते हैं कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं इक्वेशन में, जिसको कि कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज टेकन अलोंग वाई एक्सिस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस में कौन सा वेरिएबल लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं जिसको, जो वैल्यू हम लोग चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहां पर मैं एक इक्वेशन लेता हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो टेबल बनाएंगे यहां पर x और y, x की वैल्यू हम अपने हिसाब से चूज करेंगे फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, तो x को कहा जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x की वैल्यू डालने पर y की वैल्यू मिलती है तो y को कहा जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब स्ट्रेट लाइन है हमारा, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा, कहीं से भी जा सकता है, ऐसा भी बना सकते हैं, इसको ऐसा भी बना सकते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन लिया कुछ इस तरह का, तो ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काटेगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 से जहां पर वाई एक्सिस को काट रहा है, ये जो लेंथ बनेगा, अगर मैं इसको ए कहूं, ओरिजिन को ओ कहूं, तो ओ ए का जो लेंथ है इसको हम कहेंगे इंटरसेप्ट ऑन
वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस को काट रहा है बी पॉइंट पे, तो ओबी का जो लेंथ होगा इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। यहां तक क्लियर? आप आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बहुत ज्यादा जगहों पे यूज करेंगे, और हमारा चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो जाएगा, मोशन इन 1D, जिसमें हम स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कुछ डेरिवेशंस भी करेंगे इसकी मदद से। तो यहां पर लाइन एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, उसकी tan वैल्यू को, tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस, इस tan थीटा को कहा जाता है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्लोप या ग्रेडियंट। इसको इक्वेशन में हम m से डिनोट करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो इक्वेशन होता है, इसमें m जो होता है वो tan थीटा लिया जाता है। इसको निकालने के भी कई तरीके हैं, इसको भी हम लोग कैलकुलस में कवर करेंगे। अभी कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं। तो m हम कैसे निकालते हैं, इसको मैं एक बार और क्लियर करता हूं डायग्राम को। सपोज दिस इज अवर एंगल थीटा। अगर इस स्ट्रेट लाइन पर मुझको कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लीजिए इसको x1 y1 कह लेते हैं, इसको x2 y2 कह लेते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट करूं, मैंने पॉइंट बी ए, सपोज दिस इज सी, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस में, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया y एक्सिस में, सिमिलरली पॉइंट ए से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक x एक्सिस में एक y एक्सिस में। तो ये जो मेरा पूरा वैल्यू है, ये है y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, जिसको y2 कहेंगे, और यहां तक होगा मेरा y1। तो ये जो हमको बी डी मिला, दिस विल बी अवर y2 माइनस y1। सिमिलरली ये जो वैल्यू है ये मिलेगी x2 माइनस x1, और ये जो एंगल है ये हमको मिलेगा थीटा। कैसे मिलेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल x एक्सिस के पैरेलल में मैंने लाइन ड्रॉ की है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, एक बार फिर से रिपीट करके मैं बना देता हूं। This was our straight line, this was first point x1 y1, this was suppose second point x2 y2। मैंने इस पॉइंट को A नेम कर दिया, इसको B नेम कर दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहां से एक ड्रॉप किया, यहां से एक ड्रॉप किया। तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला ABC। यहां पर मैंने इस एंगल को थीटा लिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंगली ये भी एंगल थीटा बनेगा। ये B से लेके C तक का जो वैल्यू है ये मेरा बनेगा y2 माइनस y1, और A से लेके C तक का वैल्यू बनेगा x2 माइनस x1। तो अगर मैं tan थीटा निकालूं तो बाय डेफिनेशन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AC, विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से भी आप स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ को निकाल सकते हैं, या फिर जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो यहां पर जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू 2, और यहां पर जो c वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस को जहां पे काटता है हमारा गिवन लाइन, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां पर OD जो होगा ये होगा 3, या जिसको हम कहते हैं c, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो स्लोप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा स्लोप का एक फिजिकल मीनिंग भी होता है। स्लोप जो होता है ऑफ अ ग्राफ, जिसको हम tan थीटा से कैलकुलेट करते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट द गिवन पॉइंट। इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लोप की तरफ। तो ये स्ट्रेट लाइन तो हो गया। अगर मान लीजिए हमको कोई कर्व दिया हुआ है, सपोज हमको एक कर्व का ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का कर्व आप समझते हैं, ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, पावर 2 वाला ग्राफ होता है। नाउ सपोज
ये पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने स्लोप निकाला, तो स्लोप कैसा निकलेगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने पर। इस पॉइंट को सपोज मैं कह लेता हूं P, तो स्लोप ऑफ ग्राफ एट P दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या है यहां पे, ये पूरे y की वैल्यूज है, ये पूरे x की वैल्यूज है, तो dy अपॉन dx निकालेंगे फॉर द गिवन फंक्शन, और उस पर इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 2x, तो पहले मैंने निकाला dy अपॉन dx, सपोज 2x स्क्वायर दिया है, इसको डिफरेंशिएशन को भी हम पूरी तरह से कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में, जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट आते जाएंगे बुक के हिसाब से, उस हिसाब से हम इसको क्लियर करते जाएंगे। तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो 4x होगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है, अभी आप फिलहाल समझ लीजिए बस 4x होता है। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपके कोऑर्डिनेट्स है 2 और 3, तो स्लोप ऑफ ग्राफ tan थीटा की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट ये आएगा आपका dy अपॉन dx एट गिवन पॉइंट p की वैल्यू क्या लिए थे हम लोगों ने, 2 और 3, तो यहां पर हम क्या करेंगे, x की जगह 3 डाल देंगे, तो ये जो वैल्यू आई 12 दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट द गिवन पॉइंट विच इज ऑल्सो इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ एट द गिवन पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। स्लोप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका एप्लीकेशन हम कई बार समझेंगे, आगे चल के कई बार इसको यूज करेंगे, इसलिए आपको इन सब कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, वो बेसिक्स को छोड़कर डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, और कॉन्सेप्ट के जो बेसिक्स आपको समझ में नहीं आएंगे तो कॉन्सेप्ट्स को आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्री 3 वर्ड से बना हुआ है ये। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, गोनो वर्ड यूज किया जाता है एंगल्स के लिए, और ट्राई मतलब 3 एंगल्स का मेजरमेंट। बस इसमें एक चीज और हमको जोड़नी है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एक बार बेसिक्स को रिकॉल कर लेते हैं, ए बी सी। तो यहां पर आपको फिगर में दिख रहा होगा कि सी पर राइट एंगल है ये। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं। सबसे पहला होता है साइन ऑफ एंगल, जिसको कि हम साइन ऑफ एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मैं इसके रेस्पेक्ट में इस एंगल को कह लेता हूं थीटा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करता हूं, तो साइन ऑफ थीटा लिखेंगे इसको। इसके लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में परपेंडिकुलर आपका बीसी है, हाइपोटेन्यूज आपका एबी है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम पढ़ते हैं कॉस थीटा पढ़ते हैं, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पर जो कि होगा एसी अपॉन एबी। इसको बोलते हैं हम कोसाइन। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन ऑफ एंगल। सिमिलरली तीसरा जो हम लोग tan थीटा पढ़ते हैं, विच इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको कि सॉल्व करने पर हमको मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको कहा जाता है टेंजेंट ऑफ एंगल। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, जिसको हम पढ़ते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल, जिसको लिखा जाता है कोसेक थीटा, which is equal to reciprocal of sin theta 1 by sin theta, which is equal to hypotenuse upon perpendicular। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में AB अपॉन BC होगा। उसी तरीके से अगला होता है कोसाइन का रेसिप्रोकल, जिसको हम कहते हैं सीकेंट ऑफ एंगल, which is equal to sec theta, which is equal to defined as 1 by cos theta, which is equal to hypotenuse upon base, which is equal to AB upon AC। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम यूज करते हैं वो होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल, जिसको हम कॉट थीटा कहते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, विच इज इक्वल टू बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, विच इज इक्वल टू, यहां पर बेस होगा AC और परपेंडिकुलर होगा BC। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेफिनेशंस हैं, जिसको कि हम ये वाला एंगल के रिस्पेक्ट में समझ रहे हैं। जब हम एंगल यहां पर लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा ये वाला और बेस होगा ये वाला। लेकिन अगर हम एंगल B लेकर सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। एंगल B के लिए परपेंडिकुलर होगा AC और बेस होगा आपका BC। तो उस हिसाब से हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेना है। अब ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों ने क्लास 10th में यूज किया होगा। पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा हमारे पास साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, इसी तरीके से कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा के फॉर्मूलेस होते हैं। इसके साथ में हम AB फॉर्मूला कहा जाता है, इस तरह का फॉर्मूला भी होता है अगर हमको साइन को दो एंगल के सम में निकालना है। इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक और फॉर्मूला होता है जिसको CD फॉर्मूला कहा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अगर दो अलग अलग साइन की वैल्यू दो अलग अलग कॉस की वैल्यू दे तो उसके भी फॉर्मूलेस होते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है। इसके अलावा हम कन्वर्शंस भी पढ़ते हैं 90 के मल्टीपल्स में और 180 के मल्टीपल्स में प्लस माइनस थीटा होने पर साइन कॉस किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। तो बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिसमें कि हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, और साथ में हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स और बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक्स। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि फिजिक्स में हर जगह पे अप्लाई होते हैं। तो आज के लिए हम बस अपने वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को कमेंट करें। आपको जो भी वीडियोस चाहिए या जो भी डाउट्स अराइज होते हैं उसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कोई भी डाउट ना रहे, आपके सारे के सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वाइंडिंग दिस वीडियो अप, मैं हूं उमेश शर्मा। मैं 27 साल से फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड टीचर होने के साथ में गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूं, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का। मैं टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं, जो CBSE के और आपके जो टीचर्स होते हैं स्कूलों के, उनको पढ़ाई से और बाकी रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो मेरे इस अनुभव को इस्तेमाल करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक ऐप लेकर आया हूं, सिंपल साइंस ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करें। उसमें आपको PDF नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, सारे कॉन्सेप्ट के वीडियोस लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। पूरा सिलेबस कवर करेंगे हम, 11th का भी पूरा सिलेबस कवर करेंगे, 12th का भी पूरा सिलेबस कवर करेंगे, और साथ में आपको नीट और JEE के लिए पूरी तैयारी करवाएंगे इस चैनल में, जो कि आपको मिलेगा ऑलमोस्ट फ्री। बस आपको एक ऐप एसेस फी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो बैकएंड में हमारा जो काम होता है उसके एक्सपेंसेस के लिए हम यूज करेंगे, जो कि नॉमिनल चार्ज है ओनली 99 रुपीज। और साल भर के लिए आपको सारे PDF नोट्स और जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज ये वीडियो वाइंड अप करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल, सी यू सून।